हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश। आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निपथ बैच, स्पेशली जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, उन सभी को हम कवर करेंगे PYQ के थ्रू और एक्सप्लेन करता जाऊँगा मैं हर क्वेश्चन को। और अग्निपथ बैच के अंतर्गत आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो SSC से रिलेटेड हैं, UPSC से रिलेटेड है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है या DSSB से रिलेटेड है, वो सभी जनरल स्टडीज़ का एरिया आपका कवर होगा। और स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अग्निपथ बैच में सबसे पहला आपके सामने लेक्चर है। दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इवेंट है, बंगाल के गवर्नर हैं। बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुई थी। उस दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे? डायरची इम्प्लीमेंटेड जो हुआ था, द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी 1765 में, उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में कौन थे? और बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे? इन सभी को आपस में मैच करना है। तो बैटल ऑफ पलासी, रोजर ड्रैक इस टाइम में बंगाल के गवर्नर थे, लॉर्ड क्लाइव नहीं थे। लॉर्ड क्लाइव पलासी के युद्ध के बाद में बंगाल के गवर्नर बने हैं। और डायरची सिस्टम की हम बात करें, द्वैध शासन की बात करें, तो द्वैध शासन 1765 से 1772 तक बंगाल में लागू रहा था और इसे लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के 2 बार गवर्नर रहे हैं और बंगाल के फर्स्ट टाइम गवर्नर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव 1758 से 60 तक, और सेकेंड टाइम 1764 के लास्ट में आए थे और 1767 तक रहे थे। तो इसलिए बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद जब द्वैध शासन, दोहरा शासन, डायरची सिस्टम लागू किया गया, उस दौरान बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में वेंसी टार्ट बंगाल के गवर्नर थे 1760 से 64 तक, और बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1770 में, उस दौरान बंगाल के गवर्नर थे कर्टियर। तो इस वजह से आंसर होगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ पलासी? तो पलासी के युद्ध में किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आप देख चुके हो इसको। हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? 1764 का बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में इसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में दोहरा शासन कब से कब तक चला? तो डायरची सिस्टम बंगाल में कब तक लागू रहा, कब से कब तक? तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, और ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी टैक्सेशन राइट्स मिल गए थे, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो बंगाल के नवाब के पास में ही रहेंगे। तो उसके अंतर्गत 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरा शासन लागू हुआ, और 1772 में बंगाल में नवाब के सिस्टम को ख़त्म करके भारत का पहला ऐसा स्टेट बंगाल जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी अनुमति दे दी। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5th क्वेश्चन में, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट अ सब्सिडरी अलायंस प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 वॉज? तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो लॉर्ड वेलेस्ली से भी पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले कोशिश की थी भारत में इस टाइप की सहायक संधि करने की। और सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस क्या थी? इसके अंतर्गत जिस भी स्टेट के साथ में ये ट्रीटी कर ली जाती थी, उसकी अखंडता, उसकी सॉवरेनिटी जो है समाप्त कर दी जाती थी, और एक तरीके से वो ब्रिटिश सेना के आश्रित हो जाता था, और एक तरीके से आसपास के राज्यों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो, किस प्रकार की कूटनीति हो, डिप्लोमेसी हो, वो ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी। और बहुत से राज्यों के साथ में लॉर्ड वेलेस्ली ने
इस टाइप का अलायंस किया है। सबसे पहला स्टेट जो था 1798 में वो हैदराबाद का निज़ाम था जिसने इस प्रकार की सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार किया था। और इसके बाद में 1805 तक बहुत से स्टेट्स ने इसको शामिल कर लिया था, जिसमें अवध, मैसूर, तंजौर जैसे राज्य आ जाते हैं। इसके अलावा बूंदी जैसे राज्य आ जाते हैं। बहुत से राज्यों ने सहायक संधि की, बरार, सिंधिया, इसके अलावा बाजीराव सेकंड जो पेशवा था, इन सभी ने इस प्रकार की सहायक संधि की थी। लेकिन सबसे पहला हैदराबाद। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, इसने एक तो इंडिया शब्द का यूज़ किया है, बंगाल शब्द का यूज़ नहीं किया। अगर जो बंगाल शब्द होता तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम करते वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन इसने इंडिया शब्द का यूज़ किया है और गवर्नर जनरल के साथ में वायसराय शब्द यूज़ किया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1858 का जो एक्ट आया था, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं, 1858 का अधिनियम, इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। पूरा क्षेत्र भारत का वो चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत और महारानी विक्टोरिया के नाम से वहाँ पर शासन होगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और गवर्नर जनरल की जगह पर अब वायसराय का पद आ गया। तो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल और हम बोल सकते हैं फर्स्ट वायसराय थे। भारत के वायसराय वर्ड जहाँ पर यूज़ हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और अगर जो यहाँ पर वायसराय वर्ड यूज़ नहीं होता, ओनली गवर्नर जनरल होता, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए थे 1833 में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिश टू स्टॉप द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे मैसूर राज्य के साथ में। 4 युद्ध हुए थे, जिनमें सबसे पहला 1767 में स्टार्ट हुआ था हैदर अली के टाइम में, दूसरा 1780 में स्टार्ट हुआ था हैदर अली के ही टाइम में, और तीसरा 1790 में स्टार्ट हुआ था टीपू सुल्तान के टाइम में, और फोर्थ स्टार्ट हुआ था 1799 में सेम टीपू सुल्तान के टाइम में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के तुरंत बाद जो ट्रीटी हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत मद्रास की ट्रीटी हुई थी, और सेकंड के अंतर्गत मैंगलोर की ट्रीटी हुई थी, थर्ड के अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी, और फोर्थ के अंतर्गत युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारा गया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय हुम। व्यक्तगत का सिद्धांत या विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो व्यक्तगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक जिस प्रकार की नीति को अपनाया था उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत सातारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर, झांसी जैसे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। यानी जिस प्रकार की संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी उसके अंतर्गत यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकार नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो फिर जो है उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो कोई गोद ले सकता है पुत्र या नहीं। और अगर जो उसे अनुमति नहीं दी जाती और उसे ब्रिटिश राज्य अपने राज्य में मिलाना चाहे तो मिला सकती है। इस नीति का प्रयोग किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जिसके अंतर्गत उसने 7 प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया था। आगे बढ़ते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सिखों के 10 गुरु हैं, जिनमें से 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था फारसी भाषा में। गुरु गोविंद सिंह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, और जब उन्हें अपने शहजादों की हत्या की जानकारी मिली तो उसके बाद में 1705 में औरंगजेब को एक काव्य शैली में इन्होंने जफरनामा लिखा फारसी भाषा में। और जफरनामा इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजय पत्र, जिसमें आध्यात्मिक बातें शामिल की, शायरी में बहुत सी बातें लिखी, और इसमें औरंगजेब को, मुगल साम्राज्य को आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार से शोक में डाला गया कि उनकी नीतियों की वजह से किस प्रकार की हालत पैदा हो चुकी है। और माना जाता है 1705 में औरंगजेब ने जफरनामा को पढ़कर गुरु गोविंद सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। और बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जफरनामा की वजह से औरंगजेब शोक में चले गए थे, और उसके 2 साल के बाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह
महाराष्ट्र की तरफ गए थे। उस दौरान औरंगजेब महाराष्ट्र में थे, औरंगाबाद में थे, लेकिन उन्हें सूचना मिलती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, और अगले ही वर्ष गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब, जहाँ पर नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा है, तो जफरनामा विजय पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज, तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया है 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इंडिया में डाक और तार, पोस्टल एंड टेलीग्राम सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली ट्रेन चली थी, और विश्व की पहली डाक टिकट 1851-52 में कराची से जारी की गई थी। तो ये सिस्टम स्टार्ट हुए हैं सभी की सभी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिख गुरु रोट द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक, तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो पांचवें सिखों के जो गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ के नाम से बुक लिखी है, जिसे आजकल हम गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं। इसमें गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी है, इस वजह से हम बोल सकते हैं गुरु अर्जुन देव ने बायोग्राफी लिखी है गुरु नानक देव जी की। फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, वो स्टार्टेड द मिलिट्री सेक्ट ऑफ सिक्स खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना एक सैन्य संप्रदाय के तौर पर किसने की थी? तो सिखों के लास्ट जो गुरु थे, 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को 1699 को खालसा पंथ की नींव रखी थी, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि सिखों को जन्म से ही खालिस यानी प्योर सैनिक ही समझा जाए, और वो अपने धर्म के विकास के लिए, धर्म के लिए युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, और इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं खालसा पंथ। और इसकी शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल 1699 को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1757 में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय, तो लॉर्ड क्लाइव, क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। 1757 13 जून 1757 बंगाल में गंगा नदी के पास में पलासी जगह थी जहाँ पर ये बैटल हुई थी, जिसमें लगभग 3.5 घंटे के अंदर सिराजुद्दौला मारा गया था। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द सब्सिडरी ट्रीटी विद लॉर्ड वेलेस्ली, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम थे, और उसी वर्ष मैसूर के राजा थे। 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर राज्य को सौंप दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वोडेयार वंश, जो यहाँ पर ऑलरेडी हैदर अली से पहले शासन कर रहा था, उसे सौंप दिया गया था। और 1801 में 1801 में अवध के नवाब के साथ में सहायक संधि की गई थी। बंगाल के नवाब के साथ में कोई भी सहायक संधि नहीं की गई थी, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल राज्य 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया था, तो यहाँ पर किसी भी नवाब को नहीं छोड़ा गया था। इस वजह से 1, 2, 3 लास्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सिख गुरु, इनमें से कौन सा सिख गुरुओं का सही कालाक्रमिक है? तो सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव थे, सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, और सिखों के दूसरे गुरु थे अंगद देव। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, गुरु नानक देव पहले गुरु थे, गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे, अमरदास तीसरे गुरु थे, और अमरदास तीसरे गुरु, रामदास चौथे गुरु, अर्जुन देव 5वें गुरु, और गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे। इस वजह से क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रमिक आधार पर देखा जाए तो सीक्वेंस में यही है। तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अमरदास फेमस है क्योंकि इन्होंने लंगर सिस्टम की शुरुआत की थी। रामदास फेमस है, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अर्जुन देव गोल्डन टेम्पल और आदि ग्रंथ के लिए फेमस है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, जिनकी हत्या की गई थी
औरंगजेब के द्वारा। 2 गुरुओं की हत्या की गई थी, 5वें गुरु जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव की, और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रीटी ऑफ सगोली। तो सगोली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो 2 दिसंबर 1816 को सगोली की संधि संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। नेपाल के गिरिराज मिश्र और पीट ब्रेड के द्वारा सगोली की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत नेपाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यूरोप के किसी भी देश के साथ में कोई भी संबंध नहीं होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना हमेशा रेजिडेंट के तौर पर बंगाल आपका नेपाल में रहेगी, इस प्रकार की संधि। और ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था सगोली की संधि के अंतर्गत 1816 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर डिड टीपू सुल्तान डाई इन 1799? तो 1799 में 4th मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी और लगभग 6 महीने तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैसूर राज्य लूटा गया। उसके बाद में जो पुराना वंश था, वोडेयार वंश, जो विजयनगर साम्राज्य का दक्षिणी पार्ट था, उसे सौंप दिया गया था मैसूर राज्य। और आने वाले टाइम में लॉर्ड रिपन ने 1831 ने बैड एडमिनिस्ट्रेशन का, कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर पर अधिकार कर लिया। बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने वोडेयार वंश को वापस मैसूर राज्य सौंप दिया था, जो 1947 तक वोडेयार वंश के अंतर्गत रहा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए हुई थी। हड़प नीति के तहत किन भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट्स वर कैप्चर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सातारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर, झांसी, इन सभी प्रिंसली स्टेट्स पर अधिकार किया गया था। तो मैसूर इसमें शामिल नहीं था, भावनगर इसमें शामिल नहीं था, तो झांसी, नागपुर और सातारा सेकंड ऑप्शन इसमें आंसर होगा। द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द एबॉलिश ऑफ ठगी सिस्टम। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले जो अधिकारी थे वो कर्नल स्लीमैन थे। लेकिन किस गवर्नर जनरल के टाइम में इसको समाप्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में इसको समाप्त किया गया था। सती प्रथा और ठगी प्रथा, इन दोनों को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में। और कर्नल स्लीमैन वो फेमस अधिकारी हैं जिन्होंने ठगी सिस्टम को समाप्त किया था। दिल्ली और मथुरा के आसपास जिस प्रकार से ठगी प्रथा प्रचलित थी, उस सभी को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वोडेयार वॉज द रूलर ऑफ। तो वोडेयार कहाँ का शासक था? वोडेयार अभी हमने किया है कि मैसूर राज्य से संबंधित था, कभी ये विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था, लेकिन तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के समाप्त होने के बाद में वोडेयार वंश दक्षिणी हिस्से पर शासन करता रहा, आजकल के मैसूर पर शासन करता रहा। आने वाले टाइम में 1763 में हैदर अली का अधिकार हो गया था मैसूर राज्य पर, और जब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुराने वोडेयार वंश को मैसूर राज्य सौंप दिया, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये संबंधित है मैसूर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वॉज। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। मैसूर राज्य के टाइम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। आरआरबी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्लाइव वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। लॉर्ड क्लाइव को प्लासी का युद्ध जीतने की वजह से 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1758 से लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे 1760 में, और जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीता गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो डीलिंग करने के लिए, ट्रीटी के लिए, संधि के लिए फिर से लॉर्ड क्लाइव को दोबारा बंगाल के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया, और इन्हीं के अंतर्गत दोहरे शासन की शुरुआत हुई थी। बंगाल में डायरेक्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया वाज। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया शब्द यूज है, बंगाल शब्द यूज नहीं हुआ है, और गवर्नर जनरल की बात है।
तो आंसर होगा इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस टाइम में बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इस वजह से भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु एंडेड द ड्यूअल रूल पॉलिसी, तो दोहरे शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरे शासन की नीति को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में दोहरे सिस्टम को समाप्त करके बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया था, और इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मान्यता दे दी गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु अपोज द ब्रिटिश द मोस्ट, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन है राजपूत, मुगल, सिख, मराठा। तो इनमें से मुगलों के साथ कोई ज़्यादा डायरेक्ट जो है विरोध नहीं हुआ। शाह आलम सेकंड बक्सर के युद्ध में पराजित हो गए थे, और इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों से पेंशन लेने की शुरुआत कर दी थी इन्होंने, और राजपूतों के साथ में भी खास युद्ध नहीं हुए। दो युद्ध हुए हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 में, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1847-48 में, और आखिरकार 1848 में पंजाब राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। और मराठों की बात करें तो मराठों के साथ में अंग्रेज़ों के युद्ध हुए हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1869 में स्टार्ट हुआ, और इसके बाद में बाजीराव सेकंड के टाइम में स्टार्ट हुआ 1802 में, और उसके बाद में 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में मराठों के साथ में तीसरा युद्ध हुआ। तो सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था अंग्रेज़ों का मराठों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56। द बैटल ऑफ पलासी 1757 वॉज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज, तो पलासी का युद्ध 1757 अत्यंत ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने 1810 में फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया। नहीं समाप्त किया फ्रांसीसी शक्ति को, पलासी का युद्ध फ्रांसीसियों से कोई लेना देना नहीं था। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व और पूरे भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में पूरी सेना का सफाया हो गया, ये भी गलत है। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी गद्दार मारे गए, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सेकंड। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व की शुरुआत हुई, यहाँ से जो है इनडायरेक्ट अधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर, और आने वाले टाइम में द्वैध शासन, और आखिरकार 1772 में बंगाल इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। तो आंसर होगा इसमें सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट wanted to give modern education to the Indians. What was their objective in this? तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका प्रमुख उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति की नींव को मजबूत करना था, और इस वजह से इनको सस्ते क्लर्कों की आवश्यकता थी। इस वजह से इन्होंने सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1 लाख रुपए साल पर एनम का भारतीयों को शिक्षा देने में खर्च किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था थी। और 1824 में उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, और 1835 के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उनको राजनीतिक शक्ति के तौर पर एक मजबूत सहायता मिले भारतीयों से। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था हुई। तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट was annexed by Dalhousie to the British Empire on the basis of administrative disorder या misrule? तो प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध एकमात्र राज्य था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। अदरवाइज डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके अंतर्गत उसने 7 राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था, लेकिन विलय नीति के अंतर्गत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अब राज्य को नहीं मनाया गया था।
अवध का नवाब वाजिद अली शाह, उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शासन नहीं कर रहा है, मिस रूल कर रहा है। उस आधार पर जबरदस्ती अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे आज की डेट में हम गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं, इसका संकलन किसने किया है? तो इसका संकलन किया है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया है। और बाद में जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के सिस्टम को ख़त्म कर दिया तो इसी आदि ग्रंथ को गुरु का दर्जा दिया गया और इसका नाम पड़ गया गुरु ग्रंथ साहिब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले के मिनट के अंतर्गत हुई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले और उसके जैसे कुछ अधिकारियों का ये मानना था कि जो हम एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करें इंडियंस में, तो स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन के लिए खर्च करें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें सस्ते क्लर्क भारत में मिलेंगे। और दूसरी तरफ एल्फिंस्टन नाम के अधिकारी थे जिनका मानना था कि हम जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो इन्हीं के लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। और आखिरकार लॉर्ड मैकाले की बात को मान लिया गया। 1835 में भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस को एजुकेशन देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करेगी वो केवल और केवल इंग्लिश एजुकेशन के लिए खर्च करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सही कालक्रम क्या है? तो रॉबर्ट क्लाइव 1758 में बंगाल के गवर्नर बने थे, वेंसिटार्ट 1760 में बंगाल के गवर्नर बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर 1770 में बने थे, और कर्टियार का टाइम पीरियड 1767 से 70 के बीच में था। इस वजह से 1, 2, 4, 3 ये आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सीक्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस इन इंडिया वॉज। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव, लैक ऑफ नेशनल फीलिंग इन इंडिया, द कंपनीज आर्मी हैड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड हैड मोर मॉडर्न वेपन्स। तो कंपनी की सेना के पास पश्चिमी प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार थे। थर्ड है ऑप्शन, लैक ऑफ नेशनल फीलिंग अमंग इंडियन सोल्जर्स। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। ऑप्शन तीनों सही हैं। उपरोक्त तीनों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में इनमें से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता पारित की गई थी? तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इन इंडिया द इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर पास्ड। तो 1860 में इसको पास किया गया था। इंडियन पिनल कोड को, सिविल प्रोसीजर कोड को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग इंडिया के वायसराय थे 1858 से 61 के बीच में, और इस वजह से लॉर्ड कैनिंग इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु इंट्रोड्यूस्ड पोस्टल स्टैंप इन इंडिया। पीछे भी हमने क्वेश्चन किया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पोस्टल एंड टेलीग्राम सिस्टम की शुरुआत हुई थी। सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, सीपीओ में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, हु इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एंडिंग ठगी सिस्टम। तो सती प्रथा और ठगी सिस्टम को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, और आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने जो रेगुलेशन बनाया था 17 उसके अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ अवध। तो अवध एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हम ये देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था 1719 से
1748 के अंतर्गत उसके टाइम में बहुत से स्टेट्स इन्होंने ऑटोनोमस पावर प्राप्त कर ली थी, अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया था। आने वाले टाइम में मोहम्मद शाह ने उसको मान्यता भी दे दी थी, लेकिन सबसे पहला स्टेट था बंगाल और उसके बाद में दूसरा स्टेट था अवध, जिसने अपने आप को मुगल शासक मोहम्मद शाह से अलग कर लिया था और अवध राज्य की स्थापना की थी सादत खान ने, जिसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली हुई थी। इस वजह से इसको हम सादत खान बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं। और ये ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया था कि जो भी अवध का नवाब होगा वो मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होगा। तो इस दौरान सादत खान बुरहान उल मुल्क मुगल वजीर भी था और अवध का नवाब भी था। 1722 में अवध को ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर उसने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन द बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तो जब पलासी का युद्ध हुआ उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 54 तक। अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड है 1754 से 59 तक और मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से 48 तक और शाह आलम सेकंड का टाइम पीरियड है 1759 से 1806 तक। तो इसलिए जब बक्सर के युद्ध की बात आएगी तो शाह आलम सेकंड का नाम आएगा और जब पलासी के युद्ध की बात आएगी तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड का टाइम आएगा। आलमगीर सेकंड 1759 में इसी के वजीर नजमुद्दौला ने इसकी हत्या करके इसकी डेड बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया था। इसी के टाइम में पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन द लीडरशिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो जैसे भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर विजय प्राप्त करने का काम किया है और उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, एक तरीके से इनडायरेक्ट उसका अधिकार हो गया था, उसी तरीके से हम लॉर्ड विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स को जानते हैं, जिसने 1772 में बंगाल पर डायरेक्ट अधिकार कर लिया था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने इनडायरेक्ट अधिकार किया और इसने डायरेक्ट अधिकार किया, तो इस वजह से इसको इसके सक्सेसर के तौर पर, उत्तराधिकार के तौर पर देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक का विरोध अंग्रेजों ने नहीं किया। द ब्रिटिश मिस यूज ट्रेड कंसेशंस, तो अंग्रेजों ने व्यापार रियायतों का दुरुपयोग किया था, ये मेन कारण था जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और यहाँ तक कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने से रोका था यूरोपियन कंपनीज को और इसकी बात को ना मानते हुए ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उसको आगे जारी रखा और यही मेन संघर्ष का कारण था। इस वजह से हम बोल सकते हैं रियायतों का दुरुपयोग। ब्लैक होल की घटना बाद में हुई है जब विरोध हुआ है, चंद्रनगर पर हमला ये भी नहीं है। आंसर होगा रियायतों का दुरुपयोग। द ब्रिटिश मिसयूज्ड ट्रेड कंसेशंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओनली ए फ्यू chieftains supported Sirajuddaulah in the Battle of Palasi. Who among the following were those chieftains? तो पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। इनमें से वो सरदार कौन थे? तो मोहनलाल, जो कश्मीर से संबंधित था, इसको बहुत सी फैसिलिटीज सिराजुद्दौला ने प्रोवाइड की थी और इसने इसके साथ में किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं किया। और मीर मदन, इसने भी सिराजुद्दौला का किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इस वजह से 1 और 4 आंसर होगा। राय दुर्लभ, राजवल्लभ और कदीम खान, इन सभी ने दगाबाजी की थी सिराजुद्दौला के साथ में और पलासी के युद्ध में एक तरीके से विश्वासघात किया था। आगे बढ़ेंगे। द ब्लैक होल इंसिडेंट इन विच 123 आउट ऑफ 146 पीपल died after being locked in a small cell.
रिकॉर्ड वर्क। तो ब्लैक होल घटना जिसमें 146 में से 123 लोगों की एक छोटी सी कोठरी में बंद होने से मृत्यु हो गई, कहाँ घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कलकत्ता से संबंधित है, जिसकी जानकारी हमें हॉलवेल नाम के एक ब्रिटिशर की डायरी से जानकारी मिलती है। जब सिराजुद्दौला ने 1756 में कलकत्ता कासिम बाजार के हिस्सों में आक्रमण किया था, तो बहुत से अंग्रेज बंदी बनाए गए थे, बहुत से मारे गए थे ब्रिटिशर, और कुछ जो है भागकर फुल्टा आइलैंड की तरफ चले गए बंगाल की खाड़ी में, जहाँ से वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आते हैं और मद्रास प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वापस आते हैं। लेकिन जो पकड़े गए थे 146, उनको एक बहुत छोटे सेल में बंद कर दिया गया था। जून का महीना था 1956 का, और अगले दिन जब खोले गए तो 126 की डेथ हो चुकी थी और केवल उसमें से 23 ही बचे थे, जिनमें से हॉलवेल भी एक था, जिसने अपनी डायरी में ब्लैक होल घटना की, काल कोठरी घटना की जानकारी देती है। तो वो कलकत्ता से संबंधित था, सिराजुद्दौला के टाइम में ये घटना हुई थी, हॉलवेल की डायरी से इसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, द डार्क नाइट ऑफ एटर्नल सोरो बिगन फॉर इंडिया, दिस स्टेटमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पोइट। तो पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई। ये कथन किस बंगाली कवि का है? तो बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन इससे संबंधित है, जिसमें जानकारी दी गई है कि पलासी के युद्ध के बाद में भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई थी। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, द डार्क नाइट ऑफ एटर्नल सोरो बिगन फॉर इंडिया। इस प्रकार की जानकारी नवीन चंद्र सेन ने दी है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल अहमद इस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच हिस्टोरियन हैज टर्म्ड फॉर द कंपनीज रूल द पीरियड ऑफ ड्यूअल रूल फॉर 1765 to 1772 एज द रूल ऑफ बैंडिट्स। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के शासनकाल यानी दोहरे शासनकाल को डाकुओं का शासन कहा है? जदुनाथ सरकार ने नहीं कहा, क्योंकि ये मराठों के हिस्ट्री से रिलेटेड है। के.एम. पनिकर जो कि मैसूर और केरला से रिलेटेड है, जो इंडिया के फेमस डिप्लोमेट थे, चाइना और अदर फ्रांस जैसी कंट्री में भारत के राजदूत के तौर पर भी नियुक्त हो चुके हैं, फेमस हिस्टोरियन भी है, राइटर भी हैं। इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि 1765 से 1772 के बीच में जो कंपनी ने बंगाल में डायरेक्ट सिस्टम की शुरुआत की थी, वो एक प्रकार के डाकुओं का शासन था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक ऐसे बैग के तौर पर यूज़ किया, जिस बैग में जब हाथ डालो तभी पैसा निकालो, इस टाइप की व्यवस्था थी। तो ये बात लिखी है के.एम. पनिकर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिंग फेंस पॉलिसी इज रिलेटेड टू। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति बफर जोन से संबंधित है, यानी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की कि किसी तरीके से डायरेक्ट फाइट मराठों के साथ ना हो। इस टाइम मराठे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रकार की नीति को शुरू किया था, जिसमें इसने डायरेक्ट मराठों के साथ में संघर्ष ना हो, इस टाइप की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत अवध को भी ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया गया, बंगाल को भी काफ़ी लेट ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया है। तो इसका प्रमुख कारण था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को अपनाया था। मराठों के साथ में डायरेक्ट किसी प्रकार का स्ट्रगल होने से पहले बीच में कोई बफर जोन हो, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस पॉलिसी के तौर पर देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। whom did रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंट एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में दो ट्रीटीज हुई थी। शाह आलम सेकंड मुगल शासक के साथ में पहली ट्रीटी हुई थी, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में दूसरी ट्रीटी हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी राइट्स प्राप्त हो गए थे, उस दौरान बहुत से ऑफिसर्स को, बहुत से अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेशन में खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट करवाया था। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां को
मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान, वही है जिसकी वाइफ का नाम घसीटा बेगम था। और मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने घसीटा बेगम को पराजित करके बंगाल की गद्दी प्राप्त की थी नवाब के तौर पर। तो इसको अंग्रेज़ों के वफादार होने की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था उप दीवान के तौर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनमें से किस भारतीय को बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो बिहार का उपराज्यपाल डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था राजा शिताब राय को। शिताब राय, इसको राजा की उपाधि भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी है। और शिताब राय इस वजह से वफादार ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है क्योंकि बक्सर के युद्ध में हर तरीके की इसने हेल्प की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मेजर हेक्टर मुनरो को। और इन सभी चीज़ों से खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया था 1765 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर का हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में फेमस होता है। अलाउद्दीन खिलजी का फेमस सेनापति जिसे मलिक काफूर के नाम से जानते हैं, जिसने लगातार दक्षिण भारत में बहुत से आक्रमण किए थे, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने उसे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, यानी दिल्ली सल्तनत के हाथ में चला गया और उसके बाद में मुगलों के हाथ में चला गया। कोहिनूर का हीरा मुगल शासक शाहजहां ने इसे मुगल ताज में जड़ाया और आने वाले टाइम में जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगलों के साथ में इसका युद्ध हुआ 1739 में बैटल ऑफ करनाल। उसके बाद में जब इसने डिफीट किया मोहम्मद शाह को, उसके बाद में नादिर शाह भारत से वापस जाते हुए कोहिनूर का हीरा ले गया, मयूर सिंहासन ले गया और ये चला गया नादिर शाह के द्वारा अफगानिस्तान के शासकों के हाथ में। और जब शाह सूजा को गद्दी पर बिठाने में महाराजा रंजीत सिंह ने हेल्प की थी तो खुश होकर शाह सूजा ने गद्दी पर बैठने के बाद में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। और जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य पर अधिकार कर लिया तो कोहिनूर का हीरा अंग्रेज़ों के पास चला गया और आज की डेट में आधा हिस्सा उसका ब्रिटिश क्राउन में है और आधा हिस्सा म्यूजियम में है, जिसे हम बोल सकते हैं बर्किंघम पैलेस म्यूजियम लंदन में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। तो पोर्टो नोवा का युद्ध 1780-81 से रिलेटेड है और इसमें सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था, लेकिन जल्द ही रिकवर करके हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। लेकिन 1782 में हैदर अली की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई और टिप्पू सुल्तान ने इस युद्ध को, जिसे हम बोल सकते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसे आगे कंटिन्यू रखा। लेकिन 1784 तक अंग्रेज़ और टिप्पू सुल्तान दोनों टायर्ड हो चुके थे युद्ध से और आखिरकार इनके बीच में संधि हुई, जिसको हम बोल सकते हैं मैंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद में खड़क सिंह गद्दी पर बैठे, उसके बाद में नौनिहाल सिंह का नाम आता है, शेर सिंह का नाम आता है जो गद्दी पर बैठे और आखिरकार दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह कुछ दिनों तक गद्दी पर रहे और आखिरकार महारानी झिंदन बाई खुद रेजिडेंट बन के, संरक्षक बन के अपने अल्प वयस्क पुत्र दलीप सिंह को इसने गद्दी पर बिठाया और दलीप सिंह के ही टाइम में 1748 में आखिरकार सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में पराजित होने के बाद में पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो आज का सेशन ये समाप्त हो जाता है जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। अग्निपथ बैच में हम कंप्लीट जनरल स्टडीज़ को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंतर्गत यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, एचपीपीसीएस, एसएससी, आरआरबी, जितने भी फेमस एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और अग्निपथ बैच में हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे जिससे कि मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले। जुड़े रहिए डीएलएच के साथ में।
मैक्सिमम शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको तुरंत न्यू नोटिस मिलता चला जाए जैसे जैसे अपलोड करता जाऊँ मैं वीडियोज़ को। चलिए जुड़े रहिए DLH के साथ।